रामनगर में ममता अपने परिवार के साथ रहती थी। ममता के घर में वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, पर कुछ कमी थी तो वो बस एक छोटी बहू की, जो चंद दिनों में ममता के घर आने ही वाली थी। और अब पूरे घर में उसी के स्वागत की तैयारियां और चर्चाएं चल रही थी। एक हफ्ता रह गया है, मेरी छोटी बहू घर आ जाएगी, जैसे बरसों की मुराद पूरी होने वाली हो। मम्मी जी, मैं तो सोच रही हूँ क्या पहनूं उस दिन। बहू को देख के कहीं मैं ही फीकी ना लग जाऊं। अरे भाभी, आप तो चमकती रहती हो हमेशा। वैसे भी आप सबसे पहले रिश्तेदारों से मिलवाओगी। हमारी छोटी बहू कैसी है ये तो तस्वीर से ही अंदाजा लग गया था। बड़ी प्यारी लगती है। प्यारी तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी है कि वो इस घर को अपना घर माने। मम्मी जी, आपने बताया था ना कि खाना भी अच्छा बनाती है, फिर तो मैं छुट्टी ले सकती हूँ ना? अरे भाभी, छोटी बहू आएगी तो पहले कुछ दिन आप सिखाओगी ना उसे, घर के ढंग रिवाज सब। हाँ, और मैं भी उसे हर वो बात सिखाऊंगी जो एक अच्छे घर की बहू को आनी चाहिए। बस तुम दोनों उस पर अपनी सास वाली छाप मत छोड़ देना, डर ही ना जाए बेचारी। पापा, आप तो बस मजाक करते रहो, पर मम्मी तो बात प्यार से सिखाएंगी, मुझे पता है। वैसे मम्मी जी, आपने उसके लिए साड़ी सिलवाई कि खुद की पुरानी देने का इरादा है? अरे बहू, नई साड़ी है तो 2 महीने पहले ही सिलवा ली थी, सारा सामान तैयार है। और मिठाई? शादी के दिन जो पेड़ा भेजा था वो तो कमाल का था। मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब वो पहली रसोई में आएगी, कैसी हलचल होगी। अजय पहली बार सबके लिए चाय बनाएगी, मैं तो उसका वीडियो बना लूंगी। पहली रसोई के लिए मैंने खीर की रेसिपी लिखकर रखी है, माँ से सीखी थी मैंने। अरे ममता, पहली रसोई की बात हो रही है, पर उसका स्वागत कौन करेगा दरवाजे पे? मैं और सीमा दोनों मिलकर आरती करेंगे, थाली भी सजा ली है मैंने। और दरवाजे पे तो रंगोली भी बनेगी, मैंने नया डिजाइन देखा है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि लड़की को लगे कि उसका सपना पूरा हो गया। और मेरे लिए तो बस इतना चाहिए कि वो हमें माँ बाप जैसा माने। मैंने तो अपने दोस्तों को भी मना किया है, उस दिन मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत सालों से इस दिन का इंतजार किया है मैंने, मेरा घर अब पूरा लगेगा। और हमें अब नए रिश्ते जोड़ने का मौका मिलेगा जो सच्चे दिल से निभाना है। उम्मीद करती हूँ वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन जैसी माने, ना कि बस जेठानी। और मुझे दीदी जैसा, ताकि मैं भी उसे अपने राज बता सकूं। एक बात पक्की है, ये हफ्ता अब जल्दी बीतना चाहिए, मैं तो बेसब्र हो रही हूँ। चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं, 7 दिन बाकी बस। चलो फिर आज चाय मैं बनाता हूँ इस खुशी में। वाह पापा, अब तो छोटी बहू ही लकी चार्म लग रही है। 7 दिन कैसे बीत गए, ममता के परिवार को एहसास ही नहीं हुआ। और फिर वो खास दिन भी आ गया जब छोटी बहू रेखा ने घर में पहला कदम रखा। कुछ ही देर में रसोई की पहली रस्म भी निभाई गई, जिसमें रेखा ने अपने हाथों से खीर बनाकर पूरे परिवार को परोसी। अरे वाह रेखा, खीर में तो मानो मिठास ही नहीं, प्यार भी घुला हुआ है। बिल्कुल ममता, ऐसी खीर तो मैंने बरसों बाद खाई है, दिल खुश हो गया। भाभी, आपकी खीर ने तो दादी की याद दिला दी, क्या जायका है। रेखा, पहली रसोई में ही कमाल कर दिया तुमने, मैं तो हैरान हूँ भाई। भाभी सच कहूँ तो इतनी टेस्टी खीर मैंने पहले कभी नहीं खाई। रेखा, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, स्वाद के साथ सादगी भी है। बहू, तुमने तो मेरा मन मोह लिया, भगवान तुम्हें यूं ही गुणों से भर दे। अब तो रेखा की खीर हमारी फैमिली स्पेशल डिश बन गई है। मम्मी जी, लगता है अब मुझे अपनी रसोई की जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मैं अब खीर के बहाने रोज घर आ जाऊं। भाभी, आप तो चुपचाप आई और रसोई में छा गई। मेरी छोटी बहू इतनी समझदार है, पहले ही दिन सबके दिल में जगह बना ली। खीर की एक एक बाइट पे अपनापन था। पापा मम्मी, सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी मिठास है। इतनी सिंपल और स्वादिष्ट खीर बनाना कोई आसान बात नहीं है। भाभी, आपने तो आज रसोई में अपना पहला कदम यादगार बना दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पहली खीर इतनी परफेक्ट होगी। रेखा को ससुराल आए अब 1 हफ्ता हो गया था। उसने गौर किया कि घर में रोज चावल ही खाए जाते हैं, जबकि उसे रोटी पसंद थी। उसने सोचा क्यों ना ऐसी सब्जियां बनाई जाए जो सिर्फ रोटी के साथ खाई जाए, ताकि उसका स्वाद भी बना रहे और घर में थोड़ा बदलाव भी आए। ये क्या बहू, चावल नहीं बनाया? बिना चावल के तो मुझे खाना हजम ही नहीं होता। माँ, आपने सही कहा, रसोई की पहली शर्त है घर के स्वाद को समझना। मैंने सोचा कुछ अलग बनाऊं, इसलिए अरबी बनाई। रोटी के साथ अच्छा लगता है ना। अलग बनाने का शौक अच्छा है, लेकिन पहले घर का ढर्रा तो समझो। अभी तो आई है और देखो कैसे अपने मन से सब कर रही हैं।
जरा अपनी जेठानी से ही कुछ सीख लिया होता तो अच्छा होता। मम्मी जी क्या बताऊं, मैंने तो आते ही हर चीज पूछ पूछ कर सीखी थी। हाँ भाभी, आपकी तरह से समझदार कहाँ होते हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस सोचा थोड़ा बदलाव अच्छा लगेगा। अरे बदलाव बाद में करना बहू, पहले घर की तो चाल समझनी चाहिए। मम्मी जी रहने दीजिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। भाभी आप न होती तो ये घर तो आज भूखा ही रहता। सब उठिए मत, मैं अभी घुइयां को रसेदार बनाकर लाती हूँ। और हाँ, साथ में चावल भी पका देना बेटा। इतनी मेहनत की फिर भी कोई नहीं समझा। खाने में मजा तभी आता है जब उसमें हमारी आदतों का ध्यान रखा जाए। बस 2 मिनट दीजिए, सबको मनपसंद खाना मिलेगा। अरे भाई भूख लगी है, जल्दी से ले आओ कुछ गर्मा गर्म। मुझे तो भूख से चक्कर आने लगे, चावल के बिना अधूरा सा लगता है। तुमने मेहनत की थी, पर सबको चावल की आदत है। शायद मुझे भी पहले से पूछ लेना चाहिए था। मम्मी जी रसेदार घुइयां तैयार हैं, चावल भी चढ़ा दिए हैं। शाबाश मेरी बड़ी बहू, सच्ची गृहिणी ऐसी तो होती है। हाँ, रसोई की रानी तो जेठानी है। मैंने तो सोचा था सबको कुछ नया पसंद आएगा। लीजिए, अब सबका मनपसंद खाना हाजिर है। अब आया असली स्वाद, चलो खाना शुरू करें। तुमने तो बचा लिया आज का खाना, वरना देवरानी ने तो भूखा रखने की सोच ली थी। बिल्कुल, घर को ऐसे ही बहुएं संभालती हैं। अब तो भूख और भी तेज लगने लगी है। मम्मी जी, पापा जी, रेखा के हाथ की रोटी भी लाजवाब थी। ठीक थी रोटी, पर चावल ना होना बड़ी चूक थी। रसेदार अरबी वाकई स्वादिष्ट बनी है। अगली बार मैं आपकी पसंद का ध्यान जरूर रखूंगी। चलो अब सब खाना खाओ, बातें बाद में करना। रेखा ने ठान लिया था कि सबको चावल छोड़ रोटी की आदत डालनी है। उसने दिल से मैक्सिकन स्टाइल सूखे राजमा और रोटियां बनाई। नई चीज सबको पसंद आएगी ये सोचकर मुस्कुराई, लेकिन ममता और ज्योति पहले ही रसोई में जाकर गुस्से से भड़क उठी। हे भगवान, ये क्या तमाशा है रसोई में? मम्मी जी देखिए तो सही, रोटी और सूखे राजमा, वो भी मैक्सिकन स्टाइल। इसे तो पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि घर में क्या चलता है। लगता है बहू को ससुराल की परंपराओं से ज्यादा अपने शौक प्यारे हैं। माँ जी, मैंने सोचा कुछ नया बनाया जाए जिससे रोटी भी सब खाए। यहाँ नया चलाने की नहीं, घर की आदतों में ढलने की जरूरत है। शौक पूरे करने थे तो मायके में रहती, यहाँ सबकी पसंद देखनी चाहिए। मैंने सबके लिए ही बनाया है, कुछ हट के सोचा था बस। ससुराल में सोच से नहीं, सीख से रसोई चलती है देवरानी जी। हर दिन नया नाटक, कल सूखी अरबी, आज सूखा राजमा। पर माँ जी, रोटी खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। रोटी रोटी करती रहती हो, इस घर में चावल के बिना कोई खाना पूरा नहीं होता। ये राजमा तो हमारे पंजाबी स्टाइल से भी कोसों दूना है, और रोटी हमें तो खाना चावल से ही पचता है। ये तो भूखा रखने का प्लान है। मैंने बस ये चाहा कि थोड़ा बदलाव आए, कुछ अलग स्वाद मिले। परंपरा का कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए। घर की बहू होने का मतलब है सबकी पसंद समझना, ना कि थोपना। थोप नहीं रही हूँ जेठानी जी, सिर्फ बांट रही हूँ अपना स्वाद। ये स्वाद तुम्हारे कमरे में चलेगा, यहाँ नहीं। हर दिन घर में प्रयोग नहीं चाहिए, शांति चाहिए। मैंने पूरी मेहनत से बनाया था। पर मेहनत वहाँ काम आती है जहाँ समझदारी भी हो। रेखा, रसोई में भावना नहीं परंपरा चाहिए। अब मैं बताती हूँ खाने का असली स्वाद कैसे होता है। फिर से दोनों भाभीियों में घमासान शुरू हो गया। क्या हुआ माँ, खाना तैयार नहीं है क्या? बड़ा शोर सुनाई दे रहा है रसोई से। मम्मी जी, मैं अब इस राजमा को ठीक कर रही हूँ, साथ में चावल भी बना लेती हूँ। हाँ बेटा, घर के खाने में चावल ही तो आत्मा है। शायद मेरी पसंद की यहाँ कोई जगह नहीं। आप देखना कैसे सब खुश हो जाते हैं। भाभी आप ही है जो इस घर की असली महारानी है। बिल्कुल, सबको पेट भर खिलाना हर बहू के बस की बात नहीं है। मैंने गलत नहीं किया था, बस सबका तरीका अलग है। चलो साहब, गरम चावल और रसेदार राजमा तैयार है। अब आया खाने का मजा, पेट भर जाएगा। मैं कुछ पल के लिए भी घर का हिस्सा नहीं लगी आज। अरे नहीं है आप, वक्त लगेगा उसे सीखने में। तब सीख पाते हैं जब दिल में अपनापन हो। शायद अपनापन दिखाने का तरीका भी गलत था मेरा। जो भी हो, घर का स्वाद घर का ही रहना चाहिए। मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रेखा रुक जाओ, साथ में खाना खाते हैं। नहीं रोहन, मन नहीं अभी।
अरे जाने दो, नखरे बहुत है इसके। मन ही मन सोचते हुए रेखा कमरे की ओर बढ़ गई। उधर ज्योति रसोई में बर्तन समेटते हुए बोल रही थी, नई बहुएं अगर परंपरा नहीं सीखेंगी तो घर की शांति चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं बड़ी भाभी। न जाने देवरानी जी को कब समझ में आएगी ये बात। इतना सब होने के बाद भी रेखा ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने बैंगन की कलौंजी और रोटी बनाकर पंकज और रोहन के टिफिन में रख दी। शाम होते ही पंकज घर लौटते ही गुस्से से रेखा को बुलाने लगा। रेखा, क्या ये ससुराल है या तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट? जेठ जी, मैं कुछ समझी नहीं। तुम रोज कुछ न कुछ नया प्रयोग क्यों करती रहती हो? सोचा था परिवार को नई चीज पसंद आएगी। हमें तुम्हारे मायके की आदतें नहीं चाहिए यहाँ। जेठ जी, मैं तो बस बस मत करो, जो कहा जाए वही बनाओ। लेकिन जेठ जी, कभी रोटी भी तो। रोटी का भूत सिर पे सवार है। मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि नियम बदले। पर घर के स्वाद में थोड़ा नयापन भी अच्छा लगता है। ये स्वाद बदलने की जगह नहीं है, परंपरा निभाने की जगह है। और परंपरा निभाना तुमसे होगा नहीं रेखा। जेठानी जी, मैंने सबके लिए तो बनाया था या सब पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग बुरा मानेंगे। बुरा? अरे तुमने तो हद कर दी। इसको कोई समझाओ वरना रसोई बर्बाद कर देगी। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जेठ जेठानी से पहले राय ली जाती है? आज ऑफिस में भूखा रह गया मैं। माफ कीजिए जेठ जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हर बार अगली बार बोलकर फिर वही करती हो। भैया, बात को इतना ना बढ़ाए। तुम चुप रहो रोहन, तुमसे कुछ कहा क्या मैंने? बस रेखा को थोड़ा समझदारी से समझाइए ना। रेखा को समझाने का समय निकल चुका है, अब सिखाने का वक्त है। मैं सच में हर किसी की पसंद का ध्यान रखती हूँ। पसंद का ध्यान रखने वाली बैंगन भेजती है टिफिन में, वो भी रोटी के साथ। ये होटल नहीं है रेखा, ये घर है। माफ कीजिए, रेखा की नीयत गलत नहीं थी। जैसे तैसे रोहन हालात संभालकर रेखा को अंदर ले जाता है। थकी हुई रेखा अगली सुबह सब्जी वाले की आवाज सुनते ही बाहर दौड़ती है। रेखा भिंडी चुन रही थी, तभी अचानक उसकी ननद बाहर आती है। ओ बहन जी, ताजी भिंडी है, बस आज सुबह ही आई है। भैया, ये भिंडी जरा ठीक से तौल देना। जैसी आपकी मर्जी बहन जी। ओहो रेखा, भिंडी खरीद रही हो? हाँ दीदी, सोचा सबको पसंद आएगी। आप तो जैसे रसोई की महारानी बन गई है आजकल। नहीं दीदी, बस सुबह की सब्जी ले रही थी। भिंडी? क्या कोई भिंडी को चावल से खाता है हमारे घर में? सोचा रोटी के साथ कुछ हल्का बना दूं। रोटी? हमारे घर में रोटी कम चावल ज्यादा चलता है। पर हर बार चावल ही क्यों दीदी? ओहो, अब आप हमें सिखाएंगी क्या खाना है? नहीं दीदी, बस थोड़ा बदलाव अच्छा लगता है। बदलाव तो आप अपने ससुराल के नियमों में ले ही आई हैं। मैंने कभी किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं रखा। तो भिंडी से घर का बजट बढ़ाकर क्या कर रही हैं आप? ये ज्यादा महंगी नहीं है दीदी। ऐसे क्या आप अपने मायके से बैग भर के लाई थी? दीदी, सब्जी तोलू कि ना तोलू? तौल दीजिए भैया। रेखा और सीमा दोनों घर के अंदर आती हैं। भाभी, आप ये समझ लीजिए कि ये ससुराल कोई होटल नहीं है। मैं सिर्फ घर के लिए सोचती हूँ दीदी। घर के लिए या अपने स्वाद के लिए? आप जो समझे। रेखा को सीमा की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन दुखी होकर शाम को रोहन के आने का इंतजार करती है। जैसे ही रोहन आता है, रेखा अपने मन की बात रोहन से कहती है। क्या हुआ रेखा, इतने चुप क्यों? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। सीमा दीदी ने आज बहुत कुछ कह दिया सब्जी वाले के सामने। क्या कहा उसने? ये कि मैं भिंडी लेकर पैसे बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? बहुत पसंद है, मायके में तो हर हफ्ते बनती थी। अरे तो अपने लिए बना लो ना। लेकिन दीदी ने सबके सामने बहुत कुछ कह दिया। सीमा थोड़ा ज्यादा ही भूल जाती है, तुम दिल पर मत लगाया करो। मैंने तो बस सब्जी ही खरीदी थी। देखो रेखा, इस घर में जो सबको पसंद है वही बनता है। तो क्या जो मुझे पसंद है वो मैं कभी ना बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, पर सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, बस अपने लिए कुछ लिया था। तुम अपने लिए बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर वालों को बुरा लगता है तो? जो खाना सबको पसंद है
वो रोजाना का नियम है यहाँ। मैं नियम नहीं तोड़ रही हूँ, बस थोड़ा सा अपने लिए सोच रही थी। समझ रहा हूँ, लेकिन सबकी आदतें बदलना आसान नहीं होता। तो क्या कभी कुछ नहीं बदल सकता? धीरे धीरे सब होता है, बस समय चाहिए। सीमा दीदी ने इतने लोगों के सामने नीचा दिखाया। सीमा को मम्मी से ज्यादा ससुराल की फिक्र रहती है, पर उनका लहजा बहुत कठोर था, मुझे पता है। लेकिन अभी झगड़ा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं झगड़ा नहीं चाहती, बस समझदारी की उम्मीद थी। तो समझदारी दिखाओ, तुम वो सब मत सुनो। कभी कभी चुप रहना भी बहुत भारी लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पर घर के लिए भी सोचो। ठीक है, मैं समझ गई। रेखा ने इस बार समझदारी से काम लिया। रसोई में जाकर उसने भिंडी के साथ साथ चावल भी बना दिए। उसे यकीन था कि सूखी भिंडी देखकर सब रोटी मांगेंगे और इस बार रसोई में उसकी सोच की जीत होगी। आज तो भिंडी दिख रही है, पर चावल भी है। समझदार होती जा रही है हमारी छोटी बहू। मम्मी जी, लगता है इस बार जानबूझकर किया है, अकल आ रही है। भिंडी और चावल, ये कॉम्बिनेशन तो कभी ट्राई नहीं किया। अरे हाँ, भिंडी तो रोटी के साथ खाते हैं, पर चावल के साथ क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है, आज कुछ नया हो जाए। ठीक है फिर, आज भिंडी चावल स्पेशल डिनर। बिल्कुल, आज रेखा ने कुछ अलग सोचकर बनाया है। भले ही सूखी सब्जी है, पर दिखने में स्वादिष्ट लग रही है। खाने से पहले इतना सोच रहे हैं, खाकर देखो फिर बोलना। रेखा को भी तो समझ में आ गया है कि चावल के बिना ये घर नहीं चलता। बिल्कुल, जो घर के रंग में रंग जाए वही सही मायनों में बहू बनती है। भले ही लड़ती हो, पर सीख रही है धीरे धीरे। चलो अब प्लेट भरो, देखती हूँ कैसा बना है। मैं पहले चखती हूँ, फिर बताऊंगी। स्वाद तो सच में बढ़िया है। भिंडी चावल के साथ सच में अच्छी लग रही है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कॉम्बिनेशन भी काम कर सकता है। कभी कभी बदलाव भी अच्छा लगता है, पर यह बदलाव रेखा ने हमारे ढंग को समझ कर किया है, इसलिए पसंद आया। जो घर वालों की सोच समझे वही घर की असली बहू होती है। और जो अपने तरीके थोपे उससे घर की रसोई नहीं चलती। आज तो मैं भी बोल दूंगी, छोटी भाभी ने कुछ सीख लिया है। और सबसे बड़ी बात, अब ये जानती है कि बिना चावल ये घर अधूरा है। शायद ससुराल को अपनाने का यही तरीका है। ये चावल खाना कभी बंद नहीं करेंगे। अब मुझे ही इनके रंग में रंगना होगा। रेखा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि ससुराल की रसोई में स्वाद नहीं, समझदारी पकती है, और बिना चावल के इसका ये ससुराल पूरा नहीं हो सकता। अरे सरला, कहाँ हो भाई? पूरी कॉलोनी को जिम ज्वाइन करा के खुद मंडली छोड़कर भाग खड़ी हुई क्या? अरे नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं है। तुम तो जानती हो मुझे एक्सरसाइज करना, फिट रहना कितना पसंद है। बस आजकल ना समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ तुम लोगों के साथ जिम आने का। अरे ये क्या बात हुई भला? बेटे की शादी करके मैं तो रिटायरमेंट का मजा लूंगी, ये बात तो तू ही कहा करती थी ना, फिर क्या हुआ? बस मेरे घर की कहानी तू ना ही पूछे तो बेहतर होगा। जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तब से दिन के कम से कम 10 घंटे रसोई में बिता रही हूँ। पहले तो सास एक नंबर की चटोरी मिली, आधा जीवन उनकी फरमाइश पूरी करने में बीत गया, और बाकी का बचा आधा जीवन बच्चों की फरमाइश में। अब 55 साल की उम्र में बड़े अरमानों से बेटे की शादी करके बहू लाई थी कि कम से कम अब तो सुकून से 2 रोटी खाने को मिलेगी। लेकिन भाई किसी किसी की किस्मत ना भगवान काली स्याही से ही लिखते हैं। मेरे जीवन में तो सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे अपने लिए थोड़ा समय निकलेगा, इसी खुशी में मैंने तुम सबके साथ मिलकर किटी पार्टी, जिम, सारी चीज ऑर्गेनाइज की। लेकिन देख, मैं ही नहीं पहुंच पा रही हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बता। तेरी बहू खाना नहीं बनाती क्या? अरे बहू खाना तो तब बनाएगी ना जब उसे खाना बनाना आता होगा। एक नंबर की बोर्डम है मेरी बहू। खाना बनाना तो दूर की बात है, लाइटर से गैस जलाने को बोलो ना तो वो भी 3 फुट दूर से जलाती है। ऐसा लगता है गैस कूद के उसके ऊपर चढ़ जाएगी जैसे। एक कप चाय तक का सुख नहीं है उसके हाथ से पीने का। पिछले 1 महीने से चाय बनाना सिखा रही हूँ, आज तक एक ढंग की चाय नहीं बना पाई वो। अरे बहन, लेकिन तू तो कह रही थी तेरी बहू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, पेंटिंग जानती है। हाँ, ये सब जानती है, पढ़ी लिखी भी है और अपने कॉलेज की मेरिट स्टूडेंट है।
लेकिन ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मैं अचार डालूं जो मुझे एक कप चाय का भी सुख ना मिले? अगर तेरी बहू एक कप चाय भी नहीं बना सकती तो क्या तू जीवन भर उसे बिठा कर खिलाएगी? एक मेड क्यों नहीं रख लेती जो आकर खाना बनाए, पूरे परिवार की समस्या ही हल हो जाए? इतना आसान नहीं है वृंदा। अरे कोई ढंग का खाना बनाने वाली कुक मिलती ही नहीं। किसी को रोटी ढंग से बनानी नहीं आती तो किसी को सब्जी, और सबसे बड़ी बात, मेरे दोनों बच्चे और पति देव किसी भी मेड को 2 दिन से ज्यादा टिकने ही नहीं देते। कुल मिलाकर खाना पीना सब मेरे ही जिम्मे आ गया है। और सबसे बड़ी बात, उसे खाना बनाना तो आता नहीं, पर शौक इतने बड़े बड़े। दिन भर कभी कहेगी मम्मी जी चिप्स खिला दो, कभी कहेगी आलू के पराठे बना दो, कभी पूड़ी तो कभी कचौड़ी। अरे समय ही कहाँ बचता है तुम लोगों से मिलने का। सहेली की बात सुनकर वृंदा को अब बड़ी चिंता हो गई थी। घर जाकर वो अपने पति शंभू से कहती है, सुनते हैं जी, मेरी सहेली सरला है ना, बड़ा फ्रॉड हो गया उसके साथ। अरे क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड का भी अकाउंट खाली हो गया क्या? जरूर किसी को अपना OTP बताया होगा। अरे नहीं, वो वाला फ्रॉड नहीं। अरे बेटे की शादी करके बहू लाई थी बेचारी, कितनी खुश थी। अरे उसी ने तो जिद करके हम सबको जिम ज्वाइन करवाया कि अब बहुत जी लिए परिवार के लिए, अब खुद के लिए जिएंगे। जिम ज्वाइन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, किटी करेंगे। लेकिन वो बेचारी तो बड़ी बुरी फंस गई। उसकी बहू है ना, उसे एक कप पानी भी गर्म करना नहीं आता। घर संभालना तो बहुत दूर की बात है। वो बेचारी पहले 4 लोगों का खाना बनाती थी, अब 5 का बना रही है। अरे भाई तो क्या हो गया, बहू भी तो बेटी होती है, बनाकर खिला भी रही है, तो इसमें फ्रॉड वाली क्या बात है? अरे कमाल की बात करते हैं जी आप। इंसान सारी उम्र घर गृहस्थी में पीसने के बाद इसी उम्मीद से तो बहू लाता है ना कि अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंप कर कुछ दिन सुकून से जिएंगे। आप लोग भी तो 60 साल की उम्र के बाद ऑफिस से रिटायरमेंट ले लेते हो ना, तो हम औरतें क्या इंसान नहीं है? हमें 2 पल का आराम नहीं चाहिए? अरे भगवान, तुम अपनी सहेली के घर का झगड़ा मुझ पर क्यों थोप रही हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे अपनी बहू से रोटी बनवाओ या घर सजवाओ, मुझे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हमें तो 2 रोटी चाहिए, समय से खाने को मिल जाए बस। अब तुम बनाओ या तुम्हारी बहू, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे घर अगर सल्ला जैसी बहू आ गई ना तो मुझे जरूर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए अब मैं अपने बेटे के लिए जो भी लड़की देखने चाहूंगी उससे शुरुआत में ही पूछ लूंगी, खाना बनाना जानती है या नहीं। अरे कोई 2-4 दिन की बात थोड़ी ना है। जीवन भर बहू को बिठाकर रोटियां खिलाने की ताकत मुझ में तो नहीं है भाई। कुछ दिनों में वृंदा अपने बेटे दिव्या के लिए दीक्षा को देखने उसके घर जाती है। लड़की तो बहुत अच्छी है मम्मी, मुझे बहुत पसंद है। अरे चुप रह तू, शक्ल से कुछ नहीं होता बेटा, हम सोच समझ कर ही जवाब देंगे। बेटा घर के काम करना तो जानती हो ना। देखो शादी के बाद चाहे लड़की नौकरी करे या ना करे, लेकिन घर के काम तो हर लड़की को करने ही पड़ते हैं। तुम घर गृहस्थी के काम, खाना बनाना सब जानती हो ना बेटा? जी मैं खाना बनाना जानती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। फिर ठीक है, हमें लड़की पसंद है भाई। सारी बातें क्लियर करने के बाद वृंदा दीक्षा को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। शादी के 1 सप्ताह के बाद। दीक्षा बहू, वैसे तो तुम खाना बढ़िया बना लेती हो भाई, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा ही आ जाता है हमको। लेकिन एक बात बताओ, ये रोज रोज तुम चावल बनाकर क्यों रख देती हो? अरे भाई इतना चावल का शौकीन कोई नहीं है घर में। वो तो शुरू में संकोच में कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, वरना हमारे घर में तो चावल कभी हफ्ता 10 दिन में 1 ही बार बनता है। तुम ऐसा करो बेटा, अब कल से ना रोटियां सेक लिया करो। क्या रोटियां? हाँ बेटा रोटियां। लेकिन रोटी का नाम सुनकर तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो, जैसे तुमने पहली बार ये नाम सुना हो? वो माँ जी, क्या है ना कि रोटी बनाने के लिए पहले तो आटा गूंदना पड़ता है। हाँ तो गूंद लो ना, किससे रोका है? नहीं वो क्या है ना, मैं आटा नहीं गूंद पाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं गूंद पाओगी? ऐसा भी क्या रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं माँ जी वो बात नहीं है, वो क्या है ना मेरी कमर में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने मुझे आटा गूंथने से मना किया है। अरे भाई अभी कल तक तो तुम बिल्कुल भली चंगी थी, दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही थी। अभी अचानक से तुम्हारी कमर में दर्द कैसे हो गया? और आज से पहले तो तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कमर में दर्द रहता है। हाँ वो दर्द तो रहता है माँ जी, मैंने सोचा क्या आपको परेशान करना, बस इसीलिए आपको नहीं बताया था। प्लीज़ आप चावल खाकर काम चला लीजिए ना।
अब बहू के कमर दर्द की बात सुनकर तो सास के पास चावल खाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। अरे मम्मी क्या है ये? अब ये आलू बैंगन की सब्जी के साथ मैं चावल खाऊंगा क्या? ठीक है, छोले राजमा कढ़ी के साथ इंसान चावल खा लेता है, लेकिन अब सूखी आलू बैंगन और आलू परवल के साथ भी मुझे चावल खिलाओगे? अरे बेटा, इस बात का जवाब तो अपनी बीवी से ही मां। खाना तो वही बना रही है ना आजकल। माँ का जमाना गया बेटा। अब अच्छा बुरा जो भी कहना है बीवी से कहा करो। क्या है दीक्षा, तुम रोज रोज चावल बनाकर रख देती हो। पहली बात तो तुम ये सुन लो, मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। और ठीक है, कभी कभार टेस्ट के लिए खा सकते हैं, लेकिन ये दिन के 3 टाइम चावल खाना मेरे बस का नहीं है। देखिए दिव्या जी, मैं पहले ही माँ जी को बता चुकी हूँ कि मैं रोटी इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि रोटी बनाने के पहले आटा गूंथना पड़ता है और मैं आटा नहीं गूंथ सकती। क्यों नहीं गूंथ सकती? आटे में ऐसा क्या है? मैंने बताया था माँ जी को, मेरी कमर में दर्द रहता है। आटा मलने से मेरी कमर का दर्द और भी बढ़ जाता है। देख बेटा, ऐसा है कि अभी 25 साल की उम्र में अगर तेरी कमर में दर्द रहने लगा है ना, तो तू जाकर पहले डॉक्टर को दिखा दे। घर के काम तो होते रहेंगे। और बेटा, ये कोई 2-4 दिन की तो बात है नहीं। इस घर में जीवन भर कोई चावल खाकर काम नहीं चला सकता। इसलिए कमर के दर्द का इलाज कराओ और तरीके से रोटी सब्जी बनाकर सबको खिलाओ। कौन सा शहर में डॉक्टरों का अकाल पड़ा है? वहाँ जरा सा कमर का दर्द ही तो है, कितने दिन रहेगा? अरे ये माँ जी तो किसी भी तरह से बोतल में उतरने को तैयार ही नहीं हो रही। अब क्या करूँ मैं? लग रहा है ये कमर दर्द का बहाना ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ऐसा करती हूँ, कुछ और बहाना बना देती हूँ। अगले दिन माँ जी, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, 10-15 दिन दवाई खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चल ठीक है, 10-15 दिन और सही। फिलहाल तो 10-15 दिन के लिए ये मुसीबत टल गई, लेकिन ये खतरा इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जल्दी से कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। 10 दिन बाद। अरे बहू, ये तेरे हाथ में क्या हो गया? पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या बताऊं, आज दोपहर में आप सो रही थी ना, तो मैं किचन में अपने लिए नींबू पानी बनाने के लिए उठी थी। बस उसी समय चाकू से मेरी उंगली कट गई। बहुत खून बहा है। फिलहाल तो मैंने पट्टी कर लिया, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। अरे बेटा, सावधानी से काम करना चाहिए ना। चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तो उंगली ठीक हो ही जाएगी। तब तक आप लोग चावल से काम चला लोगे ना? हाँ बेटा, चला लेंगे। अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आटा गूंथने से बचने के लिए दीक्षा हाथ की उंगली कटने का नाटक करती है और इस तरह 1 सप्ताह और बीत जाता है। अरे बेटा, अभी सुबह तक तो तूने उंगली में पट्टी बांध रखी थी, अभी बैंडेज हटाई तो गरम पट्टी लपेट ली। चक्कर क्या है? क्या बताऊं माँ जी, लगता है मेरा समय खराब चल रहा है। मेरी वो उंगली तो ठीक हो गई, लेकिन आज बाथरूम में नहाते समय मैं फिसल कर गिर पड़ी और मेरा हाथ जाकर जमीन में लग गया। बहुत सूजन आ गई है माँ जी, और बहुत दर्द भी हो रहा है। हाथ उठाया ही नहीं जा रहा। अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है? जब से मैंने बहू को रोटियां बनाने के लिए कहा है, रोज कुछ ना कुछ इसको हो ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोटी बनाने से बचने के लिए ये सारा नाटक चल रहा है? अगले दिन। देख बहू, जिस दिन से मैंने तुझे चावल की जगह रोटियां बनाने के लिए कहा है ना, तब से रोज तेरे हाथ में कुछ न कुछ हो जाता है। इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ जितना तू मुझे समझ रही है। चुपचाप अपना सच स्वीकार कर ले, वरना मैं तुझे लेकर कल सीधा हॉस्पिटल जाने वाली हूँ और वहाँ डॉक्टर सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ ना आपको, सच्ची बात ये है कि मुझे आटा मलना नहीं आता और मुझे ना इस काम से सख्त नफरत भी है। इसलिए आटा मलने से बचने के लिए मैं रोज चावल बना देती हूँ। पर काम चोरी की भी हद होती है भाई। खाना तू बना रही है तो आटा मलने के लिए क्या ऊपर से फरिश्ते उतर के आएंगे? अब ड्रामेबाजी बंद कर और कल से चुपचाप आटा लगाकर रोटियां बना लेना। मैंने कहा ना माँ जी, मैं रोटियां तभी बनाऊंगी जब आटा गूंथकर कोई मुझे देगा, वरना रोटी खाने का सपना तो आप भूल ही जाइए। मैं आपके घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जिसके ऊपर आप धौंस चलाकर कुछ भी काम करवा लेंगे। लो, ये तो सल्ला के घर वाली कहानी मेरे घर में भी दोहराई जानी शुरू हो गई। अरे मैंने इतना छान छान के बहू लाई, लेकिन फिर भी मुझे मिला किरकिरा ही। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी, अगर उसको आटा गूंदना नहीं आता तो आप आटा मल कर दे दिया करो ना उसको, बाकी काम तो वो कर रही है ना। अरे तेरी जवान बीवी आटा नहीं गूंद सकती और तू नालायक यहाँ अपनी बूढ़ी माँ पर हुक्म चला रहा है। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। अरे इतना ही जोश चढ़ा है तो जाकर अपनी बीवी से बोल,
उससे कह कि थोड़ा हाथ पैर हिलाए और घर के काम सीखे। पिछले 1 महीने से रोज रोज चावल खाकर वृंदा भी थक चुकी थी, इसलिए फिलहाल तो उसने बहू को आटा गूंथ कर दे दिया। 3 दिन बाद, देख बहू, अब मैं 3 दिन से दिन में 3-3 बार तेरे सामने खड़े होकर आटा गूंथ रही हूँ ना, अब तो तुझे आता ही होगा आटा गूंथना है। ऐसा कौन सा गणित का सूत्र याद करना है आटा मलने के लिए? तू कोशिश करके देखेगी ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे आटा गूंथना ना आए। देखो दिव्या, आज तुम्हें फिर से चावल ही खाने होंगे, क्योंकि माँ जी ने आटा गूंथ कर देने से मना कर दिया है, और जब तक वो आटा नहीं मलेंगे मैं रोटी नहीं बना सकती। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम दोनों सास बहू की रोज रोज की इस आटा महाभारत से। ऐसा करो, रोटी बनाने के लिए एक मेड लगा लो। तुम लोगों की रोज रोज की कहानी सुनने से तो अच्छा है कि 2-3 हज़ार रुपए की एक मेड ही लगवा ले। कम से कम सुकून से गर्मा गर्म रोटी तो खाने को मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, खर्च करो पैसे और खाओ गर्मा गर्म रोटी। मैंने भी कोई जीवन भर सबको रोटियां बेल कर खिलाने का ठेका नहीं ले रखा। अगले दिन एक काम वाली घर पर आती है। देख, बाकी का काम करने के लिए तो घर में पहले से ही काम वाली लगी हुई है, हमें बस रोटियां बनवानी है। तू बता, रोटी बनाने का कितना लेगी? मेम साहब, ऐसा है कि मैं रोटी तो बना के देगी, लेकिन आटा गूंथना मेरे को एकदम ही पसंद नहीं है, इसलिए आटा तुमको ही गूंथ कर देना पड़ेगा। तुम आटा लगा कर देगी तो मैं फटाफट रोटी बनाकर खिला देगी। ला कर लो बात, अब तुझे भी आटा गूंथ कर मैं दूं तो तुझे क्या फोड़े पर घिसने के लिए बुलाया है मैंने? सारी महाभारत तो आटे की है और तू कह रही है कि तू आटा नहीं मिलेगी। और ये तो वही बात हो गई ना कि नौकरों को चाकर चाहिए तब काम होगा। जा, हमें नहीं बनवानी तुझसे रोटी। अरे मम्मी, आटा गूंथने में ऐसी क्या दिक्कत है कि उससे हर कोई दूर भाग रहा है? बताइए, पैसे लेकर काम वाली भी आटा गूंथने को तैयार नहीं है। बिल्कुल हद हो गई अब तो। अच्छा, तुम्हें इतना ही आसान काम लगता है तो खुद क्यों नहीं गूंथ लेते? मैं अपने ब्रांच का हेड हूँ। मैं अगर इतनी बड़ी ब्रांच को अकेले हैंडल कर सकता हूँ ना, तो तुम्हारा आटा भी गूंथ सकता हूँ। लाओ, दो मुझे आटा, मैं गूंथ कर दिखाता हूँ। पत्नी के उकसाने पर देवी एक बर्तन में आटा और पानी लेकर आटा गूंथने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी, ये तो सारा आटा मेरे हाथ में चिपक गया, क्या बवाल है ये? अरे आटा है, घूरने से नहीं गूंथने से सेट होगा। थोड़ा और पानी मिला इसमें। माँ की इतना कहते ही दिव्या पूरा लोटा पानी आटे में उड़ेल देता है। अरे मम्मी, ये परात में तो पानी की नदी बन गई है। अरे बेटा, थोड़ा आटा मिला इसमें, क्या कर दिया तूने आटे का? अब तो बेचारा दिव्या अगले आधे घंटे तक कभी आटे में पानी मिलाता तो कभी पानी में आटा। आखिरकार आधे घंटे बाद थक कर वो आटे की परात को दूर धकेल देता है। मम्मी, आप ही गूंदो। बस, निकल गई ना सारी हिकड़ी। आज के बाद मुझ पर प्रेशर मत बनाना रोटियां बनाने के लिए। खुद से एक काम नहीं होता और चले मुझे बातें सुनाने। जब तुम जवान बच्चे हिम्मत हार गए तो मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत करना। अरे सीनियर सिटीजन की कुछ इज्जत होती है या नहीं? अरे भैया, खतरों के खिलाड़ी खेल लिया हो तुम सबने, तो अब कोई बताएगा कि कब तक रोटियां बन जाएगी? अरे पापा, छोड़ो ना ये रोटी वोटी का चक्कर। दीक्षा बिल्कुल ठीक कहती है, चावल बना लेते हैं। और पता है, इतने दिनों से चावल खाते खाते अब मुझे ना चावल ही अच्छे लगने लगे हैं। बेटा, सुना तो था कि समय आने पर लोग गधे को बाप बना लेते हैं, लेकिन देख आज रहा। ठीक है बेटा, जीते रहो जीते रहो। काजल के ससुराल में सब उसे बहुत सम्मान और मान देते हैं। हर चीज में उसकी राय ली जाती है और उसके पसंद का खूब ख्याल रखा जाता है। एक रोज रामावतार 2 साड़ी खरीद कर लाते हैं और रूपा से कहते हैं, भाग्यवान, साड़ी लाया हूँ आपके लिए। बाजार से लौटते वक्त नजर पड़ गई थी और एक ही नजर में इतनी भाग गई कि लेने पर मजबूर हो गया। चलो, इसी बहाने कभी कुछ लाए तो मेरे लिए, वरना आज तक तो कभी कुछ नहीं लेकर आए हो। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। रूपा दोनों साड़ियों को अपने बदन पर लगाकर देखती है। तभी वहां काजल आ जाती है और उसकी नजर साड़ी पर टिक जाती है। बहू, ये साड़ी तेरे लिए है। सच मम्मी जी, कितनी सुंदर है। मेरी नजर तो हट ही नहीं रही। कल मैं अपनी सहेली की शादी में यही पहनूंगी। काजल साड़ी लेके अपने कमरे में चली जाती है। तब रामा अवतार कहता है, ये क्या, अभी तो खुद के लिए पसंद कर रही थी और बहू को उठा कर दे दी। अरे बहू पहले है, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर हम उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इस घर में कुछ भी आएगा तो सब उसके लिए आना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। ओहो, बहू को तो कुछ भी बोलो तो लपक कर चिल्लाने आ जाती है।
इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रितेश दुकान पर जा रहा था और काजल उसे देखकर कहती है, देवर जी आज आते वक्त पानी पूरी लेकर आइएगा ना। हाँ भाभी ले आऊंगा, और कुछ भी खाना हो तो बोल देना। बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ नहीं खाया, घर में खाना बना बना कर मैं थक गई हूँ। ऐसा है तो चलते आज बाहर खाने, पहले बोल देती है आप। ठीक है तो मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम होते ही रितेश सबके लिए पानी पूरी पैक करवाता है। तभी उसकी नज़र प्याज की भजिया पर पड़ती है और वो खुद से कहता है, भाभी को तो प्याज की भजिया बहुत पसंद है, ये भी ले चलता हूँ, गर्मा गर्म तल रहे। रितेश पानी पूरी और भजिया लेकर घर आता है जहाँ काजल का भाई वरुण पहले से आया था। रितेश काजल से कहता है, भाभी आप मुझे कॉल करती थी कि वरुण आया हुआ है तो मैं पानी पूरी ज़्यादा ले आता। नहीं नहीं देवर जी, बहुत ले आए हो आप पहले से। फिर हम बाहर भी तो रात में जा रहे हैं ना। दीदी इतना हैवी खाना खाकर तुम रात में बाहर खाना खाने जा पाओगे क्या? तू भी ना भूल गया, हम हमेशा शाम को बाहर का खाना खाया करते थे। काजल सबको पानी पूरी और भजिया खिला देती है। तब देव कहता है, पेट तो नाक तक भर गया है, अब रात के खाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। देव की बात से काजल का मुंह उतर जाता है। तब रामा अवतार कहता है, अरे तुझे नहीं खाना तो मत खाना, कोई जबरदस्ती है क्या? लेकिन बहू का मन है तो चलो। वही ना पापा जी, कितने दिनों से मैं कहीं गई नहीं हूँ, वरुण भी फिर कल चला जाएगा। बाबा रे, कभी तो मुझे लगता है ये मेरा नहीं तुम्हारा मायका है और मेरा ससुराल। सब हंसने लगते हैं और फिर सब तैयार होकर खाने को बाहर चले जाते हैं। उसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रूपा की पड़ोसन शोभा उनके घर आती है। शोभा को देखकर रूपा कहती है, कैसी हो शोभा, बड़े दिन के बाद दर्शन दिए। हाँ रूपा, वक्त ही नहीं मिल पा रहा था घर के कामों से। मेरी बहू को हाथ हिलाने में उसकी नानी मरने लगती है ना। अरे ऐसा क्यों कह रही है, वो भी तो बेचारी नए घर में आई है, उसे भी एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। ये सब बात रहने दे, अब क्या साल भर तो हो गया, फिर भी उसके ड्रामे ना खत्म नहीं होते। एक बहू होने का ये भी नुकसान है, उसके भाव ना बहुत बढ़ जाते हैं। तेरा सही है, तेरी 2 बहुएं होंगी तो एक को देखकर दूसरी को करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ झट से दूसरी बहू ले आ, वरना कहीं तेरी काजल भी मेरी बहू जैसी ना हो जाए। रूपा चुपचाप शोभा की बात सुनती है और मन ही मन कहती है, काजल को मैंने कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। शोभा रूपा को हिलाकर पूछती है, क्या हुआ रूपा, मेरी बातें सुनकर चिंता में पड़ गई? अरे झट से अब रितेश की भी शादी कर दे। हाँ, रितेश की भी अब शादी लायक उम्र तो हो गई है, इसलिए उसके लिए भी अब लड़की देखती हूँ, ना कि मुझे कोई डर है इस वजह से ऐसा कर रही हूँ। शोभा मन ही मन कहती है, मुझे सब पता है रूपा, तू क्यों ऐसा कह रही है। मुझसे बोल देगी तो तेरी इज्जत कम जो हो जाएगी। ठीक है मैं चलती हूँ, रितेश की शादी पक्की हो जाए तो मुझे जरूर बताइयो। शोभा वहां से चली जाती है। रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे थे तब रूपा कहती है, मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो भाग्यवान। रितेश की उम्र शादी की हो गई है, अब उसके लिए लड़की देखनी होगी। ओहो देवर जी, अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, अब मैं भी बहू से जिठानी बन जाऊंगी। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी तो तुझे ही होगी। मम्मी अभी रुक जाते हैं ना, इतनी भी क्या हड़बड़ है। देवर जी आपको नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना, मुझे नए नए कपड़े पहनने हैं। मैं इतना सुंदर लहंगा पहनूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। बेटा देव की भी तो इसी उम्र में शादी हुई थी, सही उम्र में सब हो जाए तो सही रहता है, वरना ना बहुत दिक्कत होती है। मुझे बताए बच्चे, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? ऐसे कोई ना कोई पसंद है मम्मी। भैया तुम भी भाभी की साइड ले रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है देवर जी। अरे भाई ठीक है, करवा दो मेरी शादी, अब तो खुश हो सब। हाँ हाँ हम तो खुश है ही। ठीक है तो फिर हम लड़की देखना शुरू करते हैं। रूपा रितेश की अच्छी अच्छी तस्वीरें निकलवाती है और बायोडेटा बनवाकर एक अगवा को देते हुए कहती है, मेरे रितेश के लिए एक सुंदर सुशील लड़की खोज कर लाओ, मुंह मांगे रकम दूंगी मैं। क्या बोल रही हो आप? आज कोई पहली बार मैं आपके घर के लिए लड़की देख रहा हूँ क्या? ये मेरा भी तो घर है, एक नंबर लड़की खोज कर लाऊंगा मैं। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। इधर काजल भी रितेश की शादी को लेकर बहुत खुश थी। तभी काजल की बेस्ट फ्रेंड अंजलि का फोन उसे आता है।
आज ना मैं तुझे याद कर रही थी और तेरा फोन आ गया। पता है, मेरे देवर के लिए सब लड़की देख रहा है, तू आना उसकी शादी में। हाँ, तू पागल तो नहीं हो गई है ना जो इतना खुश हो रही है देवरानी के आने पर? तेरी देवरानी आकर सबसे पहले तुझे ही यहाँ से निकाल देगी। अभी जहाँ सबके दिलों में तू राज कर रही है ना, वहाँ वो राज करने लगेगी। अभी सब काजल काजल करते नहीं थकते, और फिर तेरी कीमत कम हो जाएगी। वो तो नहीं होगी ना, तो सब उसका करेंगे, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर क्या करेगी तू? पता है, मैं अभी ना तेरी तरफ बहुत खुश थी मेरी देवरानी के आने पर, लेकिन अब तो मैं इतनी दुखी हूँ कि पूछ मत। मेरी इज्जत तो 2 पाई की भी नहीं रह गई इस घर में। सच में ऐसा होता है क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं आता तो एक बार मेरे घर आकर देख ले। कितने दिनों से मैं तुझसे बात करने की सोच रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। इन सब झंझटों में ऐसी फंस गई हूँ कि पूछ मत। अरे अब क्या करूँ यार, रितेश के लिए सब लड़के जोर शोर से ढूंढ रहे हैं। इस झाड़ी में ही उसकी शादी कर देंगे। मेरा हाल भी तेरी तरह हो जाएगा तो क्या करूँगी मैं? कहाँ जाऊँगी मैं? मुझे नहीं चाहिए देवरानी। मैं मम्मी जी से कह देती हूँ कि रितेश की शादी अभी ना करे। रितेश तो मना कर ही रहा था, मैंने इतना जिद करके उसे शादी के लिए मनाया। भूल कर भी ये गलती मत करना, तेरी सास समझ जाएगी कि तू रितेश की शादी होने देना नहीं चाहती। अरे तो अब तू ही बताना मैं क्या करूँ? अरे कुछ नहीं करना, तुझे बस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है। जैसे ही तेरे देवर के लिए कोई लड़की देखने जाएगा तो तू उस लड़की से अकेले में बात करके उसके कान भर देना, ताकि लड़की वाले ही रिश्ते के लिए मना कर दे। अरे सो तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरे इतना करने पर भी लड़की वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो फिर क्या करेंगे हम? ऐसा हुआ तो तू रितेश के कान भर देना, बात खत्म। ठीक है अंजलि, अच्छा हुआ आज तुझसे बात हो गई, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। चल ठीक है, किसी की तो लाइफ बचे। अब काजल के दिमाग में बस यही घूमते रहता है कि किसी भी तरह मुझे जिठानी नहीं बनना है। अगले दिन अगवा एक रिश्ता लेकर रूपा और रामावतार के पास आता है। भाभी जी, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये कोई बोलने वाली बात है? लड़की सुंदर होगी तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छठ मंगनी पट शादी कर देंगे। ठीक है, तो कल ही चलते हैं लड़की वालों के घर, वहाँ बैठकर बातें भी हो जाएगी और सब लड़की को देख भी लेंगे। ठीक है, तो कल शाम 4 बजे का वक्त उनको कह दीजिएगा। अगवा खुश होकर चला जाता है और इधर काजल लड़की वाले के यहाँ जाने की बात सुनकर उदास हो जाती है। काजल, तेरे हिस्से का निवाला खाने कोई आ जाए उससे पहले कुछ कर। कल मैं उस लड़की को इस रिश्ते के लिए हाँ कहने ही नहीं दूंगी। अगले दिन शाम को 4 बजे सब तैयार होकर लड़की वाले के घर जाते हैं। लड़की हाथों में चाय और नाश्ता लेकर आती है। लड़की को देखते ही सबको लड़की पसंद आ जाती है। रितेश तो उसे देखता ही रह जाता है और रूपा को भी लड़की बहुत पसंद आ जाती है। काजल बस बैठे बैठे रूपा और रितेश की नजरों को ही देखती रहती है और मन में कहती है, गई भैंस पानी में, दोनों को लड़की पसंद आ गई है। ये लोग कुछ कहे उससे पहले मैं ही लड़की से बात कर लेती हूँ। इतने में ही रूपा बोल पड़ती है, हमें तो आपकी लड़की पसंद आ गई है, अब तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक बार लड़के से तो पूछ लीजिए। अब मुझे लड़की पसंद है। देवर जी, अकेले में बात तो कर लीजिए। आजकल बात करना जरूरी है, क्यों आंटी जी? हाँ काजल बिटिया सही कह रही है, लड़के लड़कियों को आपस में बात कर ही लेनी चाहिए, जमाना ही ऐसा है। काजल रितेश और लड़की को कमरे में छोड़ने जाती है और रितेश से कहती है, देवर जी आराम से बात कीजिएगा, हमें कोई हड़बड़ नहीं है। चलती हूँ मैं, थोड़ी देर बात करके जब आपका मन भर जाए तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगी लेने। हाँ भाभी। रितेश और लड़की 1 घंटे तक आपस में बातें करते रहते हैं। मुझे तो आप पसंद है, क्या आपको मैं पसंद हूँ? जी हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। तब काजल कमरे में आती है और रितेश से कहने लगती है, देवर जी अब हो गया कि बात ही करते रहोगे, मुझे भी थोड़ा बात करने का मौका दो अपनी देवरानी से। हाँ भाभी ज़रूर, आप दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। रितेश चला जाता है और काजल लड़की से कहती है, कैसे लगे तुम्हें मेरे देवर जी? अच्छे हैं, मुझे पसंद है वो। सो तो है, मेरे देवर जी बहुत अच्छे हैं। अरे क्या हुआ अगर थोड़ा पीते हैं तो? वैसे उनमें ना कोई ऐब नहीं है, बस 2-4 लड़कियों को लेकर बाइक से घूमते रहते हैं। क्या लड़कियां घुमाते हैं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आम है। मेरे देवर जी एक बार तो एक लड़की को लेकर भाग गए थे लेकिन फिर वापस भी आ गए। हाँ वैसे ना बहुत अच्छे आदमी है,
अब चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे ना। लड़की और काजल सबके सामने आते हैं। तब लड़की का पिता कहता है, रामावतार जी, हमें आपका लड़का पसंद है। हमें तो भाई आपकी बिटिया पहले से ही पसंद है। शादी की तारीख निकलवा कर अब मिलते हैं। काजल का खून सूखने लगता है। इतने में ही लड़की बोल पड़ती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी इस रितेश से। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें रितेश पसंद नहीं आया? लड़की वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। अब जब बिटिया ने ही मना कर दिया तो माफ कीजिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे लेकिन भाई साहब, एक बार मुझे बात तो करने दीजिए बिटिया से। नहीं नहीं बहन जी, हमें माफ़ कीजिए, हम अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। काजल की आंखों में खुशी छलक आती है। वो अपने मन में कहती है, वाह अंजलि, तेरा नुस्खा तो काम कर गया, अब मुझे जिठानी नहीं बनना होगा। सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और रूपा सबके साथ वापस चली जाती है। घर जाकर देव कहता है, इतनी सुंदर लड़की हाथ से निकल गई। अरे तो क्या हुआ, उसकी किस्मत फूटी है जो मेरे देवर जी को मना कर दी। अरे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है रितेश को। लेकिन वजह तो पता चले कि अचानक हुआ क्या उसे। लड़की का चक्कर होगा किसी और के साथ, वरना मेरे बेटे को कौन मना करेगा। हीरो लगता है मेरा रितेश। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। जिस भी लड़की को रूपा अपने परिवार के साथ देखने जाती, काजल अपनी मीठी मीठी बातों से उसके कान भर देती और रिश्ता टूट जाता। बार बार रिश्ता टूटने के कारण रितेश हताश हो जाता है और एक रोज देव से कहता है, भैया, क्या शादी करना इतना जरूरी है? मुझे नहीं करनी शादी। अरे पागल, तू अपना मन छोटा क्यों करता है? तेरी शादी किसी जान पहचान वाली लड़की से ही कर देंगे, जो तुझे पहले से जानती होगी, तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अरे बेटा, वो तेरे साथ मुस्कान नहीं पड़ती थी, उससे बात चलाऊं क्या? वो तेरे लिए कभी मना नहीं करेगी। तेरी और उसकी तो बनती भी अच्छी है। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। अगले दिन रूपा अपने परिवार के साथ रितेश का रिश्ता लेकर मुस्कान के घर पहुंच जाती है। हमें तो रितेश कॉलेज के वक्त से ही पसंद था। बहन जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी रितेश के लिए ही सोच रही थी इतने दिनों से। बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और शादी के लिए क्या ही चाहिए। मुस्कान चाय नाश्ता लेकर आती है। रितेश और मुस्कान का रिश्ता तय हो जाता है। अब काजल के दिल पर तो सांप लौटने लगता है। वो अपने मन में कहती है, मुस्कान को तो कुछ बोल भी नहीं सकती, वो तो पहले से ही रितेश पर फिदा है। इस बार कुछ और करना होगा। रितेश को मुझे मुस्कान के खिलाफ भड़काना होगा। सगाई का मुहूर्त निकलवा कर रूपा अपने घर चली जाती है। इधर काजल रात को रितेश को उसके कमरे में दूध देने जाती है और रितेश को मुस्कान की तस्वीरें देखते हुए देखकर कहती है, मुस्कान दिखने में बहुत सुंदर है। तो क्या हुआ, लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है, बच्चे ही नाटे होंगे ना, और क्या ही होगा उससे ज्यादा। वैसे सोचने की बात तो ये है कि अब तक मुस्कान की शादी हुई क्यों नहीं? इतनी सुंदर सुशील होने के बावजूद भी। हो सकता है उसमें कोई अंदरूनी बीमारी हो, जैसे बच्चा नहीं होने की। लेकिन ये सब क्या ही मायने रखता है देवर जी, लड़की सुंदर है और हमें क्या चाहिए। कैसे मायने नहीं रखता भाभी? शादी के बाद बच्चे नहीं होंगे तो शादी करके मैं करूँगा क्या? देखो, लड़की ना मुझे बहुत पसंद आ गई है। 10 लोग 10 बातें, लेकिन आप इन सब पर ध्यान मत देना देवर जी। लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगा उसकी आंखें थोड़ी ना महंगी है। अच्छा देवर जी, मैं सोने चलती हूँ, आप भी दूध पीकर सो जाना। अगले दिन सुबह पहले रितेश उठकर मुस्कान को कॉल करके कहता है, मुझे माफ़ कर दो मुस्कान, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता लेकर क्यों आए थे मेरे घर? मेरे दिल में उम्मीद क्यों जगाई? मुझे माफ़ कर दो मुस्कान। रितेश इतना कहकर फोन रख देता है। इधर मुस्कान की माँ रूपा को कॉल करके सब बताती है। मम्मी, आज के बाद मुझे शादी के लिए कुछ मत कहना। काजल तो इस खुशखबरी को सुनकर इतनी खुश होती है कि क्या बताएं, और खाने में सबके लिए मटर की कचौड़ी और आलू दम और खीर बनाती है। मेरी जिंदगी का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब मुझे जिठानी नहीं बनना पड़ेगा, कभी नहीं आएगी मेरी देवरानी। ये सब रितेश सुन लेता है और सन रह जाता है। मतलब अब तक जो भी रिश्ते मना हुए उसके पीछे भाभी का हाथ था। सब खाने के टेबल पर बैठे थे। काजल सबको खाना परोसती है और कहती है, सब अपना मुंह लटका कर क्यों रखे हो?
खाना खाओ, मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। सब खाना खाने लगते हैं और रितेश झट से उठकर कहता है, भाभी आपको क्या मिला ऐसा करके? मेरे बारे में आपने सबके कान भरे, आपको शर्म नहीं आई? आपने क्या सोचा कि आपके इस भोले भाले चेहरे के सामने किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? सबके होश उड़ जाते हैं और रोती हुई काजल कहती है, देवर जी, मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हुई थी आपकी शादी की बात सुनकर, लेकिन मैं क्या करती, मेरी देवरानी के आने से आप लोगों का प्यार मेरे लिए कम हो जाता और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू तू पागल है क्या? ये सब तुझे किसने कह दिया? एक बच्चे के आने से दूसरे बच्चे की कीमत कम नहीं हो जाती। क्या रितेश के पैदा होने से देव के लिए मेरा प्यार कम हो गया? तेरे लिए हमारा प्रेम कभी कम नहीं होगा। इस घर की बड़ी बहू तू है और तू ही रहेगी। मेरे कारण देवर जी का रिश्ता टूटा है तो मैं ही उनका घर बसाऊंगी, मुस्कान को मनाकर अपनी जेठानी बनाऊंगी। और काजल मुस्कान को रितेश से शादी करने के लिए मना लेती है और मुस्कान की शादी हो जाती है रितेश के साथ। ये था मेरा जेठानी ना बनने से लेकर जेठानी बनने का सफर।